वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड दोस्तों, बढ़िया रहना पड़ेगा आप सभी को, क्योंकि मानहुआ के इस बड़े जर्नी में आप सभी को मेरा साथ देना है। और जो सोलो लेवलिंग फैंस है वो तो ये वीडियो देखने वाले ही है, तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है, आप सभी को एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। आई नो दूसरे यूट्यूबर्स जैसा करते हैं, मैं उनसे बहुत अलग कर रहा हूँ, इसीलिए वीडियोस भी लेट आते हैं। बट वीडियोस लेट आते हैं तो क्या हुआ, आप लोगों के पास क्वालिटी एंड अलग स्टाइल, अलग अंदाज आप सभी को मिल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, हमारा एक एनिमे अपडेट्स का चैनल है जिसका नाम है श्यामिनेस जी, जो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को एसेंशियल इंपॉर्टेंट एनिमे न्यूज वीडियोस के माध्यम से मिलते रहते हैं। इसी के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ, ताकि एनिमे न्यूज आप सभी मिस आउट ना कर दे। मैं जानता हूँ दोस्तों, एनिमे न्यूज है आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज, तो इसलिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर सब कुछ अपलोड करता रहता हूँ। और तब तक के लिए दोस्तों, सोलो लेवलिंग का मानहुआ एंजॉय करें। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, पॉकेट एफएम स्टाइल का एक्सप्लेनेशन आप सभी को कैसा लग रहा है। और दोस्तों में जरूर वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जिन्हें मानहुआ पसंद नहीं है उन लोगों को भी मानहुआ का नशा यानी मानहुआ का फितूर चढ़ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का सोलो लेवलिंग का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बेरू उस मॉन्स्टर के दिल पर हमला कर देता है और उस मॉन्स्टर के दिल में धीरे धीरे दरारें आने लगते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर दर्द के मारे चीखता है और बेरू उस मॉन्स्टर को गायब कर देता है। एक आर्कलीच मॉन्स्टर को उसने एक ही हिट में कैसे मार दिया? आर्कलीच को मारते ही बाकी सारे अनडेड्स भी धीरे धीरे मारे जा चुके हैं। बेरू उस आर्कलीच मॉन्स्टर को हराने के बाद जोर से चीखता है। उसके बाद टीम का कैप्टन बाकी सारे मेंबर्स से कहता है, मैं ये जानता तो था कि ये बहुत ही ताकतवर है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर हंटर संजिनवू के समन्स ही इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर उन्हें तो डंजन के अंदर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो बस किसी जगह पे खड़े रहेंगे और अपने समन्स को भेज देंगे, बस फिर तो काम खत्म ही हो जाएगा। समन्स को कंट्रोल करने के लिए एक बड़े पैमाने में मैजिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, जो कि काफ़ी थका देने वाला काम भी है। वो एक ही टाइम पे सभी को यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो सभी में से बस आधों को भी इस्तेमाल करे तब भी उनका पावर हमारे देश के बड़े से बड़े गिल्ड से भी काफ़ी ज़्यादा है। यूंगनिम, हमें ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे गिल्ड को हंटर संजिनवू के गिल्ड से जल्दी मर्ज कर लेना चाहिए। ये आदमी अकेला पूरा अलायंस खड़ा कर सकता है, ठीक है? पूरा अलायंस। जो बड़ा गिल्ड बनने वाला है वो पांचों मेजर गिल्ड्स के सबसे बेस्ट हंटर को लेके बनने वाला है। नाइट ऑर्डर्स में जो वो बनाने वाले हैं एक अलायंस। ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा क्या? उन सभी के कैप्टन बाकियों से कहने लगता है, आप सच में अपना किस्मत चमकाना चाहते हैं, वो भी उनके साथ? हंगनिम, आपको क्या सच में लगता है कि हंटर संजिनवू को हमारे गिल्ड की मदद भी चाहिए? और आज आपने तो सब कुछ देख ही लिया। उसके बाद हंगनिम कहता है, एक बार सोचो इस बारे में। वो अकेला आदमी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कोई गिल्ड के लॉज को तोड़ नहीं सकता। क्या अगर वो अपने इन शैडोज के माध्यम से डंजन को क्लियर भी कर ले, लेकिन तब भी उसे एक डंजन को क्लियर करने के लिए जितने लोग चाहिए उस टीम की जरूरत उसे पड़ेगी। उसे एक टीम बनाना ही पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। क्या तुम भूल गए एक रेड करने के लिए क्या क्या नियम है? उसके बाद वो लड़का हंगनिम से कहता है, अरे हाँ, अब तो सही है, हमारे पास सपोर्टिंग फोर्स भी है और हंटर संजिनवू के पास उनका मैन पावर। दोनों के लिए ही ये सौदा काफी बढ़िया रहेगा। उसके बाद सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम बाहर का एरिया देखते हैं, जहाँ पे बहुत बारिश हो रहा था। हम देखते हैं हमें स्कूल के बाहर का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पे पुलिस के कार और एम्बुलेंस खड़े हुए थे। उस बारिश में लोगों के बीच से एक औरत दौड़ती हुई सामने आती है और वो औरत चिल्लाते हुए और रोते हुए कह रही थी, मुझे सब कुछ अपने आंखों से देखना है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या है। मेरा बच्चा इसी स्कूल में गया था, सभी मेरे रास्तों से हट जाओ। और फिर वो औरत अपने बच्चे के लाश को पकड़ के जोर जोर से रोए जा रही थी। क्या वहाँ पे कोई और बचा हुआ है? नहीं सर, यहाँ पे और कोई नहीं है। हम वहाँ पे कई माँ बापों को देखते हैं जो कि रोए जा रहे थे अपने बच्चों के मौतों पर। वही बारिश में हम एक कार को देखते हैं जो कि रास्ते से जा रहा था। 213 के स्टूडेंट्स जो पहले भाग गए थे वो सारे के सारे अब सेफ है, लेकिन वहाँ पे जो स्टूडेंट्स बचाए गए वो बस 10 थे और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो भागने में सक्षम नहीं रहे, वो ये जो चीज़ भी हुआ और जो एक्सीडेंट हुआ इसका जवाब भी हमें देना ही पड़ेगा। जो तुम यहाँ पे इंक्रीज चार्ट देख रहे हो वो दर्शा रहा है कि सियोल में पिछले 6 महीनों में कितने सारे गेट्स नजर आए हैं।
और ये चीज दिखा रहा है कि पूरे विश्व में कितने गेट्स ज्यादा ओपन हो रहे हैं। गेट्स की संख्या पूरे दुनिया में धीरे धीरे अति मात्रा में बढ़ रहे हैं और अभी भी कई इंसान सोच रहे हैं कि उनका पावर कब जगेगा। जैसे धीरे धीरे गेट्स बढ़ रहे हैं और मॉन्स्टर की संख्या भी बढ़ रहे हैं, उसी तरह से हंटर्स भी काफी ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, पूरी तरीके से सब कुछ बैलेंस बनाए रखने के लिए। कुछ तो हुआ है जो बदलने लगा है। तो आप मुझसे आखिर क्या कहना चाहते हैं? जिन्वो उधर गिल्ड मास्टर से पूछता है। जापान, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी एंड कई सारे जो कि मिडिल ईस्ट के हैं, उन सभी के ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। सभी नेशंस आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं मिस्टर संग जिन्वो। उसी वक्त जिन्वो को एक शख्स की बात याद आती है। मैं उन सभी में से हूँ जिन्होंने आपसे अनऑफिशियली कांटेक्ट किया है अभी तक। हंटर एसोसिएशन के पास कोई भी तरीका नहीं है इन सभी को रोकने के लिए, और हम ऐसा चाहे भी तो भी कर नहीं सकते। हम बस तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को राज रख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि आखिरी इच्छा आपका ही माना जाएगा संग जिन्वो, लेकिन उसके बाद हमारा देश भी कुछ कर नहीं पाएगा शायद से, अगर आपने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और अगर आप हमें छोड़ के चले गए। हम यहाँ पर पहुँच गए, आपकी सिस्टर इसी हॉस्पिटल में है। हंटर संग जिन्वो, हमारे पास जितना भी ताकत है हम कोशिश करेंगे आपको सब कुछ देने की। सो प्लीज क्या आप साउथ कोरिया रुक सकते हैं? ऑफिशियली अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 10 एस रैंक हंटर्स है संग जिन्वो को मिलाकर, और उनमें से 3 को हम खो चुके हैं। 2 मॉन्स्टर के हाथों मारे जा चुके हैं और एक जो कि कोरिया छोड़कर अमेरिका चला गया। हंटर एसोसिएशन अब और गलतियां दोहराना नहीं चाहता। हम हंटर एसोसिएशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए हंटर संग जिन्वो प्लीज हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए। अगर ऐसी बात है तो क्या आप मुझे अकेले हाई रैंक के गेट में एंटर करने देंगे भविष्य में? क्या आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि एक रेड के लिए जितने मेंबर्स की जरूरत है आपके लिए मैं उस नियम को हटा दूं? हाँ, हेड काउंट का नियम इसलिए है क्योंकि कम से कम ही क्यों ना हो लेकिन हंटर्स की सुरक्षा बरकरार रहे। ये नियम इसलिए है क्योंकि हम कम से कम जाने देना चाहते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बस आपके लिए वो नियम हटा दूं? तो क्या आपका गिल्ड बनाने का यही रीजन है कि हाँ, क्या ये रिक्वायरमेंट्स पूरा करना आसान नहीं है? जिन्वो उनसे सवाल करता है। 1 मैन आर्मी, हाँ ये उतना भी मुश्किल नहीं है कि इसे माना ना जाए। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उसके बाद सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक शूटिंग का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी एक औरत को कम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, मिस सोयोन आज आपने अच्छा काम किया। हाँ, आपका भी शुक्रिया डायरेक्टर। हम देखते हैं उसके बाद उस औरत का फोन अचानक से बजने लगता है। हेलो नोना, क्या तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन नहीं करना चाहती? अरे ऐसे तुम कब तक बंद रहोगी मेरे पापा के गिल्ड में, और वो सब कुछ छोड़ के तुम हमारी गिल्ड में आ जाओ ना। तुम्हें जो जो चीजें चाहिए वो सब कुछ हम देख देंगे। गिल्ड? अचानक से तुम ये क्या बोल रहे हो? वैसे एक चीज क्या तुम्हें पता है कि जिनहुई कोरिया वापस आ रहा है? अरे मुझे क्या पता नहीं है कि तुम कैसे काम करती हो, और वैसे भी हमारे गिल्ड में एक मेंबर की जरूरत है, तो तुम आ क्यों नहीं जाती? क्या तुम मुझे उस गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए कह रहे हो जो गिल्ड अभी भी बना ही नहीं है? जिन्नो क्या तुम सीरियस हो? नहीं, क्या तुम सारे के सारे पागल दोस्तों के साथ मिले हुए हो? अगर तुम जान जाओगे ना कि वो पागल इंसान कौन है तो तुम शॉक्ड हो जाओगी। अच्छा, और वो कौन है? हम देखते हैं बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और हम जिन्वो का बिल्डिंग देखते हैं गिल्ड का। ये वही तीसरा मेंबर है जिसके बारे में तुम बता रहे थे। जिन्वो इधर जिन्हो से पूछता है। हाँ ये वही है, ये यूसियोन है, मेरा कजिन है ये। वाओ, मैं रियल हंटर संग जिन्वो के सामने खड़ी हुई हूँ। ये तुम कह रही हो क्योंकि तुम खुद ही एक सेलिब्रिटी हो। जिन्हो इधर उसके बहन सोयोन से पूछता है। इधर जिन्वो सोचने लगता है तो ये अभी एक ए रैंक हंटर है। हमें उस इंसान से मिलना चाहती थी जो मिस संग्स का प्रेस इंटरव्यू को खराब कर चुका था और सडनली वहाँ से डिसअपीयर्ड हो चुका था। क्या तुम ज्यादा ही खुश नहीं हो रही हो इन सब चीजों को देखकर? उसका भाई उससे पूछ लेता है। इधर जिन्हो मन ही मन सोचने लगता है। तो जिन्हो एक डी रैंक हंटर है और उसका कजन एक ए रैंक हंटर। अवेकनिंग कब होगा? क्या ये सब चीजें जीन्स पर भी निर्भर करता है या फिर नहीं? ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पर भाई बहन का एक साथ ही अवेकनिंग हुआ है, और मुझे तो ये पता ही है क्योंकि मेरे पापा भी एक हंटर ही थे वैसे भी। अच्छा यून, ये बताओ क्या तुम जिन्हो से सब कुछ सुन चुके हो? हाँ, मैंने सुना कि आपको और एक फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। अगर तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन करोगी तो तुम्हारे नाम का वेरियस आर्टिकल तो मिल ही जाएगा। क्या ये सब चीजें तुम्हारे लिए सही रहेगा? हाँ, जिनसंग के साथ सब कुछ बखेड़ा करने से तो ये चीज बेहतर ही होगा। जिनसंग? हाँ, असल में यूंगनिम मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, तो एक बेकार किस्म का भाई। जिन्हो इधर ये बात मन ही मन सोचने लगता है। वैसे तो ये पहले से ही काफी फेमस लग रही है।
एक्सक्यूज मी, क्या हम एक सेल्फी ले सकते हैं? तो फिर वो मैं अपने एसएनएस प्रोफाइल में दे सकती हूँ। यूनिदर जिन्वो से पूछ लेता है। उसके बाद सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक कॉन्फ्रेंस हॉल देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप समन किए गए क्रिएचर्स को एज अ मेंबर पकड़ेंगे और फिर उसे एक रेड टीम बना देंगे। आपको लगता है कि ये बातें बेमतलब की बातें नहीं है? हंटर संग जिन्वो ने अभी अभी ही उनका गिल्ड बनाया है और आपका ये बेमतलब की बातें, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, वो नियम तोड़ने की बात कर रहा है। आप पूरी तरह से उनका पक्ष ले रहे हैं। अगर ये पक्षपात नहीं है तो फिर ये क्या चीज है? हंटर एसोसिएशन पहले भी संग जिन्वो का मदद कर चुके हैं। आप कुछ बताइए एसोसिएशन प्रेसिडेंट गो ग्योनहुई। हाँ, ये बात तो सच है। आप इसे पक्षपात कह सकते हैं। हम देखते हैं ये बात सुन के ही सभी आपस में बातें करने लगते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट उन सभी से सवाल करता है, और मैं आप सभी से और एक बात करना चाहता हूँ। एक असॉल्ट टीम बन रहा है जो कि 20 ए रैंक हंटर्स को एक साथ ला रहा है, और दूसरी तरफ बस और एक टीम में बस एक ही आदमी जो कि है हंटर संग जिन्वो। सम्मानीय व्यक्ति नम जिन्वो, क्या आपने हंटर गिल्ड के पास ही एक बड़ा सा अपार्टमेंट नहीं लिया है? जिस बात को सुनकर वो तो हक्का बक्का रह जाते हैं। आपने आखिर ऐसी जगह पे क्यों शिफ्ट किया जहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा है और आप जहाँ पहले रहते थे उसमें बहुत ही कम? ऐसा क्यों? ये इस टॉपिक को रिलेटेड मतलब हमें खुद के सुरक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं? और कोरिया में रहने वाले सिटीजन्स भी यही महसूस करते होंगे। सभी चाहते हैं कि वो सुरक्षित शहरों में आके बस जाए अगर उनके पास पैसा हुआ तो। ऐसे बहुत शहर है जो कि हंटर संग अकेले संभाल सकते हैं, और क्योंकि वो इतना सारा काम अकेले करेंगे और फ्री में करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनकी एक मांग को आपको पूरा करना चाहिए? होंग दोंगसू हमारे देश को छोड़ के अमेरिका चला गया, और अब आप क्या ये चाहते हैं कि हंटर संघ भी ऐसा करे? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नियम बेबुनियादी है तो फिर आपको शायद कोरिया में एक और इस रैंक गेट देखने को मिल सकता है। शायद आपको पता ही होगा अगर वैसा सिचुएशन हुआ तो कौन हमारी जान बचाने वाला है। और दूसरे ही वक्त हम देखते हैं एसएनएस पे अपलोड हो चुका था वो वाला फोटो, जिसे देखने के बाद तो हंटर छा पूरी पागल ही हो जाती है। वो कांपने लगती है और वो देखने के बाद उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बिस्तर में उलट पलट करने लगती है। उसके बाद ही हमें एक गेट दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद तो जिन्हो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आंगने, मैंने पहले इतना बड़ा गेट नहीं देखा था। मुझे अपना सर कितना ऊपर उठाना पड़ रहा है इस गेट को देखने के लिए। उसके बाद जिन्हो खुद से बातें करते हुए कहता है, अगर वो ये गेट देख के ही इतना पागल हो रहा है तो जब वो बुशान का गेट देखता तो उसका हालत क्या होता। चलो फिर चलते हैं। जिन्हो इधर जिन्हो से कहता है, और इधर संग जिन्हो को देखकर प्रेस का पूरा भीड़ लग जाता है। हम देखते हैं कैमरास के बस किसिक किसिक करके आवाजें आ रहे थे। हंटर संग प्लीज जरा इधर देखिए। हाँ, हंटर संग जिन्हो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अंजिन गिल्ड अपना पहले रेड पर जा रहा है। आपने गिल्ड का नाम बस अंजिन ही क्यों रखा? थर्ड गिल्ड मेंबर के साथ आखिर आपका क्या रिश्ता है? हंटर संग जिन्हो, चीफ ओजिनचुल, मुझे लगा कि आप मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को लीक नहीं होने देंगे। हम आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को तो लीक नहीं होने दे सकते, लेकिन जिस जगह गेट है वहाँ पे प्रेस का आना हम नहीं रोक सकते। आगे से ध्यान रखूंगा कि कुछ भी एसएनएस पे पोस्ट ना हो। मुझे अभी से बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा। हंगनीम, क्या ये ठीक है कि हम कोई रिट्रीवल टीम या फिर कोई माइनिंग टीम को साथ नहीं ले जाएंगे? और मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ अकेले संभाल पाऊंगा। उसके बाद जिन्हो जिन्हो से कहता है, ना सब कुछ ठीक है, तुम अकेले नहीं करोगे ना? ये सब भी है तो काम करने के लिए। अरे बाप रे, जितने भी समन्स है वो सभी बी रैंक या फिर उससे बहुत ज्यादा है। काफी आसानी से उसे इस गेट के अंदर जाने का परमिशन भी मिल गया। जो कह रहे थे इन सब चीजों में काफी ज्यादा समस्या होने वाला है, वो सभी के सभी गधे हैं। मैं सब कुछ देखकर और कंफर्म करके ही बाहर आऊंगा। वो अपना डिवाइस पास करे उस आदमी को दे देता है और फिर अपना कोट उतारने लगता है। जो भी हो, जिन्हो और जिन्हो ये देखकर तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है कि वो अपना कोट क्यों उतार रहा है। और एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने मुझे ये ऑर्डर तो दिया है। उन्होंने मुझे ये देखने के लिए भेजा है कि हंटर संघ का रेड क्या पूरी तरीके से सेफ है या फिर नहीं। आपके लिए मैं मुश्किल तो खड़ी नहीं कर दूंगा अगर मैं आपके साथ अंदर गया तो। चीफ ओजिनचुल, क्या आपको सच में ऐसा ही लगता है? उसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं अंदर जितने भी सारे मॉन्स्टर्स थे उन सभी को समन्स किए हुए सभी पेल रहे थे एकदम। जहाँ भी देखो मॉन्स्टर्स तो उन सोल्जर्स से जीत ही नहीं पाते। लड़ाई हम देख सकते थे पूरी तरीके से एक तरफा था। सभी दुश्मन खत्म हुए जा रहे हैं क्योंकि शैडो आर्मी बार बार लगातार रीजनरेट कर रहा है।
खास करके वो समन्स। और उसके बाद ही हम इग्रिस को देखते हैं जो अपनी लंबी तलवार को लेकर तेजी से एक मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा था। सिर्फ और सिर्फ मेजेस के पास ही इसी तरीके का शक्ति होता है जो कि लाइटनिंग कंट्रोल कर सकते हैं। बस ये सोचना कि बिजली हर समय निकलेगा, ऐसा नहीं है। वो जितनी बार अपनी तलवार को घुमाता है लाइटनिंग उतनी बार निकलता है। हम इग्रिस को देखते हैं जो कि एक ही बार में सभी के सभी मॉन्स्टर का खात्मा कर रहा था। सभी मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के बाद वहां पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ए रैंक, इसने ए रैंक भी पार कर लिया। अगर हम दोनों का मुकाबला हुआ तो क्या मैं इससे जीत सकता हूँ? जहाँ पे हम देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को बेरू खा रहा था। ये देखकर जिन्वू उनसे कहता है, मत खाओ उन्हें। क्या तुम सभी जानते हो ऐसे ही मॉन्स्टर्स के कितने सारे कॉर्प्स नष्ट हो रहे हैं? अरे तुम सभी मैजिक क्रिस्टल्स को ऐसे ही तबाह मत करो। बस एक ही आदमी इधर पूरी तरीके से मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा है और दूसरी तरफ माइनिंग का काम भी कर रहा है। ये बस अकेला एक आदमी का रेड का नहीं है और ना ही उसका टीम ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा है। अब मुझे पता चला कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट मुझे इस आदमी पर नजर क्यों रखने के लिए कह रहे थे। तभी हम देखते हैं जिन्वू के सामने एक राक्षस 2 त्रिशूल लेकर आ जाता है। कैंसल समनिंग। जैसा कि सभी सोच रहे हैं कि बस एक ही काम कर रहा है, हम इधर देखते हैं जिन्वू इधर अपने सारे समन्स को बुला लेता है। तुमने अपने सारे समनिंग्स को बुला क्यों लिया? तुम्हारे समन्स तो इतने काबिल है कि वो बॉस को भी हरा पाए। उसके बाद जिन्वू जवाब देता है, अगर मैं अपने समन्स पर ज्यादा निर्भर हो गया तो मेरे स्किल्स में जंग लग जाएंगे ना। और उसके बाद हम देखते हैं जिन्वू एक स्वैग वाला पोज देता है। जिन्वू एक ही स्टेप में अपना स्पीड बढ़ा लेता है और वो मॉन्स्टर भी हमला कर देता है, लेकिन जिन्वू इधर तेजी से उस मॉन्स्टर की गले की तरफ जाने लगता है और उसके ऊपर छलांग मार देता है। और उसके बाद ही जिन्वू पीछे से उस मॉन्स्टर का सिर काट देता है। मॉन्स्टर को हराने के बाद हम देखते हैं जिन्वू लेवल 101 पे पहुंच जाता है। मेरे सारे कामों के और स्पेसिफिक किल्स का लेवल अप हो चुका है। शैडो एक्सचेंज का टाइम भी अभी काफी ज्यादा कम गया है, 1 घंटा तो बच ही गया उसमें। चलो इसका लेवल भी अप हो गया और टाइम भी कम गया। और इसी के साथ मैं दुनिया के किसी भी प्रांत में रहूं, मुझे मोमो और जिन्हा का टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। एक नागा का स्केल काफी ज्यादा ताकतवर होता है, उसे हम इस्तेमाल करते हैं आर्मर और शील्ड बनाने के लिए। बस तू ही खाओ में राइज। और हम देखते हैं धीरे धीरे वो मॉन्स्टर भी समन होने लगता है। इसका लेवल 13 है। हाँ, और ये बिल्कुल ओरिजिनल के पास ही है। जो भी हो, ये काफी बड़ा बन चुका है। शैडोज ज्यादातर नॉर्मल साइज के होते हैं या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, और इसका मैजिक एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर इसे मैजिक एनर्जी से थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए तो ये ओरिजिनल साइज को मेंटेन करेगा। वैसे भी जो भी हो, ये मेरे शैडोज में से सबसे बड़ा है। तभी हम देखते हैं एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे शैडो का नाम रखने के लिए कहता है जिमा। ठीक है, चलो जिमा के साथ ही चलते हैं। फिर से एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे कहा जाता है कि क्या आप जिमा नाम के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, तो उन्होंने और एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को अपने टीम में जोड़ लिया। हाँ, ये चीज ही हंगनिम से उम्मीद किया जा सकता है। तभी हम देखते हैं डंजन का छत नीचे गिरने लगता है। हंगनिम, यही समय है, हमें बाहर निकलना होगा डंजन से। हाँ ठीक है, सही कहा तुमने। तो फिर हम इस कप्स का आखिर क्या करेंगे? अरे हम देखते हैं सभी हैरान हो जाता है क्योंकि डंजन से एक बड़ा सा मॉन्स्टर को हमें दिखाया जाता है। पहले सभी को लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन उसके बाद ही सभी देखते हैं, अरे ये तो हंटर जिन्वू का एक मॉन्स्टर है जो कि समन किया गया है। उन्होंने इतनी जल्दी ए रैंक डंजन को खत्म भी कर दिया। जल्दी से सभी फोटो खींचो। उसके बाद एक किसिक किसिक करके आवाजें आता है और वो लोग मॉन्स्टर का फोटो खींचने लगते हैं और फिर वो समन हंसने लगता है। हा हा हा। अरे समन है तो क्या हुआ? ऑडियंस, तुम सभी क्या समझ रहे हो? इनका भी दिल होता है, ये भी हंसेंगे। आप जरा इधर देखिए हंगनिम, पहले के मुकाबले अभी ज्यादा रिपोर्टर्स हैं। हाँ, इनको देख के लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारे सवाल तैयार कर रखे हैं हमारे गिल्ड के ऊपर। हमें इतना भी ज्यादा अटेंशन की कोई जरूरत नहीं है यार। खत्म हो गया, बस खत्म। चल, तुमने पहले तो कई सारे रेट्स देखे होंगे, तो चलो अभी मुझे बताओ कि डंजन में क्या क्या हुआ। मैं जानता हूँ कुछ ज्यादा ही सरप्राइजिंग हुआ होगा, तो चलो जल्दी बताओ। वो एक रेड ही नहीं था। मैंने जो देखा था वो बस एक तरफा लड़ाई था। मैं समझ गया, तुम अभी जाओ और थोड़ा आराम कर लो। जी सर, तो मैं अभी चलता हूँ। डंजन को क्लियर करना, कॉप्स को लाना, मैजिक क्रिस्टल उठाना और तो और अच्छे से खुदाई भी। उसे एक 1 मैन रेड टीम बुलाना ये भी गलत होगा। 1 मैन गिल्ड, उसका एक गिल्ड है जो कि बस उसका ही है। मेरे आंखों ने मुझे ही धोखा दे दिया जब मैंने उसे पहली बार देखा था। कोरिया का, अरे नहीं, पूरी दुनिया का इस रैंक हंटर का लिस्ट अब बदलने वाला है। उसके बाद ही हम देखते हैं जापान टोक्यो शिंजुकू में एक बड़ा सा गेट ओपन होता है
आखिर ये क्या है? देखो देखो देखो, अरे बाप रे। उस समय सभी रास्ते में रुक गए थे और अपने गाड़ियों से उतर गए थे, ये देखने के लिए कि अचानक उनके आंखों के सामने ये क्या आ गया। हम वहाँ पे देखते हैं आसमान लाल हो गया था और वहाँ पे हम एक टॉर्नेडो को देख पाते हैं। यहाँ से आखिर कैसा बड़ा मॉन्स्टर निकल के आएगा और उसे नजरअंदाज करना बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद ये सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तीनों लोग वहाँ पे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे ये तो एक छोटे तरीके का कैटास्ट्रॉफी है, एक ब्लैक होल, कभी ना हारने वाला राजा का। और स्नोई माउंटेन्स गिल्ड्स के सभी सदस्य भी यहाँ पर मौजूद है। जापान के सभी गिल्ड मास्टर्स को यहाँ पर बुलाया गया है और बाकी कई जो बड़े बड़े गिल्ड्स है, ये काफी बड़ा जिम्मेदारी होने वाला है। तभी उन तीनों में से एक आदमी चिल्ला कर कहता है अरे वहाँ पर देखो, क्या ये वही सुगीमोतो गिल्ड है जो कि छोटा है और उनके एस रैंक हंटर्स मेन फोर्स से है? अबे गधे, वो वाइस चेयरमैन नहीं है, वो उनके द्वारा चुने गए गिल्ड मास्टर बन चुके हैं। पिछले जेजू आइलैंड रेड में सुना था मैंने, इन्होंने अपने सातों एस रैंक हंटर्स को खो दिए थे और गोतो रियोजी उनमें से ही एक थे। ये सभी हंटर्स तो थोड़ा कम मेहनत करके ही आ गए। शॉर्ट सूट गिल्ड तो अब गया। अगर हम सभी अभी जम के मेहनत करते हैं तो हम भी जापान के बड़े गिल्ड में शामिल हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं वो सभी चलते चलते रुक जाते हैं। वो सभी पीछे मुड़कर उन्हें देखने लगते हैं। उन सभी की आंखें गुस्से से लाल हो गए थे और उनको देखने के बाद ही वो सभी पीछे मुड़ के चले जाते हैं। क्या भाई, आज लंच में क्या लाया है? अरे मेरी बीबी ने आज मुझे ढोकले नहीं दिए, समोसा लाया हूँ चटनी मार के। ये सभी बहुत ही उछल कूद कर रहे हैं। पिछली बार हमारे साथ जो हुआ और गोतो को लेकर भी, पैसों के भूखे कमीने सबके सब। ये चीज भी सुनने को आया है कि ब्लैक होल गिल्ड के साथ स्नोई माउंटेन गिल्ड भी जुड़ने वाला है। दोनों गिल्ड में अब बस 4 एस रैंक हंटर्स बचे हुए हैं जो कि हमारी गिल्ड की तरह ही है। क्या उन सभी को ऐसा ही लगता है कि जापान के टॉप गिल्ड्स को बस जोड़ देने से ही सब कुछ सही हो जाएगा? तभी हम देखते हैं अंदर कॉन्फ्रेंस रूम पे एक आदमी चिल्लाने लगता है, आखिर हंटर एसोसिएशन से अभी तक हमें कोई जवाब क्यों नहीं मिला? पूरा का पूरा एक एस रैंक गेट आ गया टोक्यो के बीच में और अभी तक हंटर एसोसिएशन के पास कोई भी प्लान नहीं है। हमें सच बताइए, क्या होगा अगर वहाँ पर एक डंजन ब्रेक हो गया तो? इस रैंक हंटर्स के पास ये ताकत नहीं है कि वो इस रैंक डंजन्स में जीत हासिल कर पाए जब तक हम नेशनल हंटर्स को नहीं बुला लेते। चोंगले, ऐसे ही सवाल मत पूछो जो हम पहले से जानते हो, खास करके तब जब बड़े गिल्ड मास्टर्स यहाँ पे मौजूद हो। जब तुम जेजू आइलैंड रेड को देखोगे तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे कई सारे स्ट्रेटेजीज को तो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या कोई प्लान है? थॉमस एंड्रे को क्यों नहीं बोला जाता हमारी मदद करने के लिए? हमारे देश के पास क्या इतने फंड्स है कि हम थॉमस एंड्रे जैसे हंटर को हायर कर सके? बस इसलिए क्योंकि कई दिनों से अति मात्रा में गेट्स भर रहे हैं। जितने भी हंटर्स हैं वो कंट्री के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं ये सोचकर हैरान हुआ जा रहा हूँ कि इस रैंक गेट को क्लियर करने के लिए आखिर कितने सारे हंटर्स लगेंगे। बस एक ही आदमी ऐसा है जिसे अगर हम पैसा दे तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। बैरियर एक्सपर्ट यूरी ऑर्डोव, हम उसे हायर करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी हम देखते हैं जिन वो गाड़ी चलाते हुए जा रहा था। चलो, अब मैं लेवल 101 में तो पहुंच गया। जब लेवल 100 हुआ तब तो मुझे की मिल गया था, वही कर्टन एंड टेम्पल का चाबी। और अभी लेवल 101 में मेरे सारे के सारे स्पेसिफिक लेवल स्किल्स का लेवल अप हो चुका है। लेवल 102 में क्या होगा ये सोचकर ही मैं इंतजार नहीं कर सकता। शायद जिन वो अपने से ये सब कुछ काम संभाल लेगा। वाइस मास्टर के लिए भी बहुत सारा मोटिवेशन की जरूरत पड़ता है, तो अगर तुम एक एम्प्लॉय के तौर पर रहो तो वो काफी सही चीज होता है। तभी जिनू अपने बाईं तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हंटर छा अपने टोपी को ठीक करके वहाँ से मुड़ के जाने की कोशिश करती है, लेकिन तेजी से जिनवो वहाँ पे आ जाता है। तुम मुझे देखकर ही भाग जाना चाहती थी क्या? हंटर छा जिनवो को अचानक से अपने सामने देखकर चौंक जाती है। अगर तुम्हें भाग ही जाना था तो तुम मेरे ऑफिस आकर मुझे तंग क्यों कर रही थी? हंटर छा इधर अपने क्रश को सामने देखकर कुछ कह नहीं पाती है। वो हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ाहट में कहती है, वो मैं वहाँ पर है, वो मैं मेरी गाड़ी वहाँ पर पार्किंग लॉट में खड़ी है। शैडो एक्सचेंज के बाद से इसने अपना कार ही इस्तेमाल नहीं किया। जिनवो उधर देखते हुए मन ही मन सोचता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हो? तुमने जो सोयोन के साथ फोटो खिंचवाया था वो आखिर क्या था? और फिर तुमने कहा कि वो एक न्यू एम्प्लॉय है, आखिर वो कैसे और मैं क्यों नहीं? क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? मिस छा के मन में तो कई सारे सवाल थे, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं पाती है। असल में हंटर मिन बियोंगू ने कहा था आपको मैं एक मैसेज दे दूं और वो तुम्हारे पावर के बारे में है। जिनवो ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। रुको, क्या हम किसी और जगह हमारी ये बातें कर सकते हैं प्राइवेटली? उसके बाद हमें वो बिल्डिंग दिखाया जाता है और वहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाते हैं। ऑफिस में कोई नहीं है? वाइस मास्टर ने कहा वो साइड में रहेंगे अभी। इसका मतलब है अभी मैं और हंटर संग जिनवो अकेले? ये कैसे हो गया? हंटर मिन बियोंगू मेरे लिए मैसेज कैसे छोड़ सकता है? उस दिन मैंने एक आवाज सुनी थी। हंटर छा, आप
संग को बताइए। मैं अंधेरे की गहराई में जा रही थी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और ये कहने लगे, प्लीज उन्हें बताइएगा, उन्हें अपने पावर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, उन्हें और सावधान रहना चाहिए। मुझे किसी ने कभी न खत्म होने वाला अंधेरे से बाहर निकाला, लेकिन जो जिंदा होकर लौटा था वो मैं नहीं था। उसने बस मेरे इच्छा और मेरी चेतना को काबू किया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बिना कोई शर्तों के, बिना कोई कारण जाने मुझे बस मेरे मालिक की इच्छाओं को पूरा करना होगा आजीवन। मानो कि मेरा मकसद ही बस यही है, लेकिन वजह बस ये नहीं है जिसके लिए मैं डरा हुआ हूँ। वजह यह है कि मुझे खुशी हो रही थी कि मैं उन्हें सेवा करने वाला हूँ। उसके बाद मैंने उनसे पूछा था कि आखिर इसका मतलब क्या था। उनका शक्तियाँ काफ़ी भयानक है और बहुत ही डरावना भी। उन्हें सब कुछ अच्छे से जान लेना चाहिए। याद रखना, असलियत में जो आर्मी है हंटर संघ का, उनका वो आर्मी असल में, क्या ये सही था जो हंटर चाइन ने कहा मुझसे? सच है या नहीं? और मेरे पावर का असलियत मुझे जान लेना चाहिए, और ताकतवर बनने से ज्यादा जरूरी है कि मैं ये जान लूं कि मेरी शक्तियाँ आखिर आई कहाँ से है। अंगनिम, ये सब चीजें मुझे उस बात की याद दिलाता है जब हम सी लेवल के गेट में पहली बार मिले थे। अरे पहले मुंह का खाना तो ठूस ले, उसके बाद बात कर लेना। हंगनिम, समन्स अपने आप ही हिल सकते है ना? तो फिर हम जब तक खा रहे हैं तो उन्हें तुम काम क्यों नहीं दे देते? या फिर जब उन्हें काम देंगे तो हम हिल नहीं सकते, ऐसा कुछ है क्या? वो सब करने की जरूरत नहीं। मुझे ये नहीं पता ना कि मैं अपना एक्सपीरियंस खो चुका हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं जब इन पर नजर नहीं रखूंगा तो ये पागल आखिर करेंगे क्या। बाय द वे, आपकी सिस्टर भी ठीक है? उन सब चीजों से गुजरने के बाद उन्होंने कहा वो अभी आराम कर सकता है। मैंने उसके पास सबसे भरोसेमंद गार्ड्स को रखा है, तो मुझे अब चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद जिन्बो मन ही मन सोचता है, चलो जब इस उल्लू के पट्टे ने पूछ लिया है तो मैं भी एक बार देख ही लूं क्या चल रहा है। क्या मैं उन्हें ऐसे देख सकता हूँ? लेवल 2 इफेक्ट, शेयर सेंसस। वैसे भी मैं उनका विजन ज्यादा साफ नहीं देख सकता, लेकिन अभी जिना के पास। उसके बाद हमें एक स्पीड जूम दिखाया जाता है और उसके बाद हम देखते हैं टीवी में एक के ड्रामा चल रहा होता है। तुमने ग्रेट किंग नहीं कहा, आखिर तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? मेरे राजा, नहीं मेरे राजा। हम बेरू को देखते हैं जो कि रिमोट पकड़ के सीरियल देख रहा होता है, और वही जिन्हा वहाँ पे सोफे में सो रही थी। मेरे राजा, मेरे राजा। देखकर लग रहा है कि जिना अच्छे से सो रही है। मैं जानता हूँ कि बेरू की बातें थोड़ी हंसी मजाक वाली होती है, लेकिन उसे इस तरीके के टीवी शोज पसंद है। बाकी सारी जगहों का क्या? उसके बाद हमें एक एक करके सीन्स दिखाए जाते हैं, और आखिरी वाले सीन पे जहाँ पे हम देखते हैं शावर से पानी टपक रहा था नीचे। बाथटब में हल्के से पानी की बूंद की आवाज आती है। उसके बाद हम देखते हैं हंटर छा वहाँ पे नहा रही थी। हंगनिम, आप सो गए थे क्या? उस दिन ही मुझे माफी मांग लेना चाहिए था। अब क्या मुझे उसके लिए एक लंच बॉक्स खरीदना होगा? ओ हंगनिम, सुन रहे हो क्या? इस लेवल गेट शिंजुकू जापान डंजन ब्रेक हुए 3 दिन गुजर गए हैं। वो सभी जगह से हंटर्स को कांटेक्ट करके उन्हें एक जगह पे ला रहे हैं। क्या उन्होंने हंगनिम से कांटेक्ट नहीं किया? उसे निकले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, लेकिन इसमें और भी ज्यादा प्रेस का मैटर रहेगा, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा बाद में। उसके पहले सिस्टम से जो इन्विटेशन आया है, मुझे यहाँ ढूंढने से आखिर क्या जवाब मिलने वाला है। अरे तुम वहाँ क्या? पहले मुझे बताना तो जरूरी समझो। ठीक है, बस एक और दिन, उसके बाद ही मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। अगर तुम्हारा खाना हो गया तो चलो जल्दी यहाँ से, हमें निकलना भी है। हाँ हंगनेम। उसके बाद हमें बड़ा सा एक होटल दिखाया जाता है। मैं हूँ यूरी ऑरलोव, शायद तुम मुझे जानते हो। मैं सबसे बड़ा सपोर्ट टाइप हंटर के नाम से ही जाना चाहता हूँ। यूरी ऑरलोव, इस लेवल हंटर। शॉर्टवर्ड किल ने जो रिपोर्ट मुझे भेजा था मैंने वो सब पढ़ लिया, और ये फैसला लेना काफी अच्छा है कि तुम सभी ने सिटीजन्स के बारे में पहले सोचा। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये बात सच है कि जापान के पास मैन पावर कम है इसलिए उन्होंने 6 इस लेवल हंटर्स को भेजा? हाँ, जापान में जितने भी सारे ए रैंक के गेट्स ओपन हुए हैं उन सभी के लिए एक एक इस रैंक हंटर्स की जरूरत है। हमारा गिल्ड पहले ही एक इस रैंक हंटर को खो चुका है, और बाकी जो 3 थे वो अभी मदद करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, ये काफी बुरा हुआ। ऐसा तुम सब अपने देश की हिफाजत कैसे करोगे? 3.6 बिलियन ईयरली। हाँ, वो टेबल पे बोतल को जोर से रखता है। 10 मिलियन डेली। ये पैसा देकर मुझे हायर कर लो, और जितना देर तुम चाहोगे मैं उतनी देर तक तुम्हारे देश की रक्षा करता रहूंगा।
10 मिलियन हर दिन? अगर तुम मुझे ईयरली 3.6 बिलियन दोगे तो मैं बस तुम्हारे देश का ही हिफाजत करूंगा। और ये थॉमस जो चाहता है उससे काफी ज्यादा कम है। कनाए, क्या तुम्हें भगोड़े रशियंस के बारे में पता है? और अभी ये भगोड़ा हमारे सामने क्या बोल रहा है? ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। मैं किसी रशियंस को नहीं जानती। तो फिर ये कैसा रहेगा? पर डे 10 मिलियन दो और अपनी कंट्री को बचा लो, या फिर अपनी कंट्री को छोड़ के पैसों को बचाओ। क्या तुम सभी इस हालत में हो कि तुम सभी कुछ चूज कर सको? ये तुम सभी के लिए काफी अच्छा होगा। तुम सभी मेरे तलवे चाटो और भीख मांगो। आपको आपकी स्किल में इतना भरोसा है? हाँ जरूर। 100 हंटर्स को बुलाने की जगह बस मुझे ही ले लो। वैसे भी वो सभी कीड़े अगर उस गेट के अंदर गए तो वैसे भी कुछ ले जाएंगे। वो हम सभी की बेइज्जती कर रहा है। मैं इस आदमी की बातें समझ पाऊँ या नहीं, लेकिन मैं इस आदमी का इरादा जरूर समझ सकती हूँ। उसके बाद ही हम देखते हैं उन दोनों के चारों तरफ एक बैरियर आ जाता है। जब तक मैं ना चाहूँ तो तुम दोनों एक भी मसल भी नहीं हिला सकते सिवाय मेरे परमिशन के। कोशिश कर लो अगर तुम दोनों बाहर आ सकते हो तो। आखिर उसने इस रैंक हंटर्स के मूवमेंट्स को कैसे रोक दिया? डैम इट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बंध चुकी हूँ। मैं एक साथ दोनों काम कर सकता हूँ। इस रैंक गेट को भी संभाल सकता हूँ और इन दोनों चूहों को भी। मैं जब तुम दोनों को इतना ऑफर कर ही रहा हूँ तो तुम दोनों को खुश हो जाना चाहिए। मैं आपका स्किल जान चुका हूँ। अभी के लिए इस इंसान पर भरोसा हमें करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं समझ गया। क्या मैं जल्दी एक कॉल कर लूं? हाँ क्यों नहीं। उसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं जो कि घर से बाहर निकल रहा होता है। मैं जल्दी आ जाऊंगा माँ। बेटा, तुम्हारी माँ इन बातों को लेकर चिंता में नहीं है, समझे? हाँ, मैंने वादा किया है जो निभाना पड़ेगा। ठीक है माँ, अब चलता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। और उसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने हाथों में उस चाबी को बुला लेता है। इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, एक ही जगह 2 बार गेट कैसे आ सकता है। चलो ये तो अच्छा है, स्कूल पास में ही है, लेकिन वहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, वरना भीड़ के लिए सब कुछ कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ पर नहीं आ सकते। उसके बाद हम देखते हैं जिन्वू अपना हुडी उतारता है। हंटर संग जिन्वू, ये गेट आए आखिर कितना समय हो चुका है? ये 3 दिन हो चुका है। हाँ तो मैं जाल में फंस गया। मुझे कहा था कि गेट का लोकेशन पहले ही बता दिया जाएगा, लेकिन अब देखो ये अचानक से आ गया और अब ये आए 3 दिन गुजर भी चुका है। ये गेट एक सी रैंक का गेट है। इसका रैंक ज्यादा नहीं है, लेकिन हंटर्स अंदर कब गए थे? 2 घंटे पहले। तुम्हें ये रेड अभी ही कैंसिल कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन हमने जो मेजरमेंट किया है उसके हिसाब से ये सी रैंक का गेट है और रेड टीम मुसीबत में होगा। अगर वो सभी अभी नहीं रुके तो वो मारे जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं जिन्वू अंदर चला जाता है। रेड नहीं रोका तो सभी मारे जाएंगे। मैं रेड टीम को बाहर निकाल दूंगा। आखिर अब ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्या आप हमें कुछ समझा सकते हैं? अभी मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है। उसके बाद हम डंजन के अंदर का एरिया देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं बाकी हंटर्स उस गेट के सामने पहुँच चुके थे। क्या ये बॉस रूम है? लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा? उस वक्त हम क्या करेंगे जब मैजिक भी इस दरवाजे पर कोई भी एक खरोच भी ना ला पाएगा तो? लेकिन हम सब कुछ ये सब छोड़कर तो नहीं जा सकता ना। ये तुम सभी के लिए एक चाल है। अरे तुमने मुझे डरा दिया। कौन हो? मैं एक्स्ट्रा बैकअप हूँ इस डंजन के लिए। एक्स्ट्रा बैकअप? हाँ, क्या वो हंटर संग जिन्वू नहीं है? हाँ सच में, देखो वो इस लेवल हंटर संग जिन्वू है। ये सच में बहुत ही खतरनाक जगह है। मैं इस जगह का ध्यान रख लूंगा। तुम सभी को यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये खुल नहीं सकता। क्या ये एक मंत्र से खुलेगा? तभी वहाँ पे नोटिफिकेशंस आने लगता है कि वहाँ पे चाबी को अंदर डालना है। पहली बार से तो ये अलग है। हाँ ऐसा ही लगा था कि मुझे इसी के कारण चाबी दिया गया है। आखिर उन्होंने इसे खोला कैसे? ये पहले से खुला नहीं था क्या? एक्सक्यूज मी हंटर, ड्रैगन गिल्ड ने इस जगह की रेड के लिए इसे परचेस कर लिया था और ऐसे ही आप हमें बाहर तो नहीं भेज सकते ना? हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक एस रैंक हंटर है इसलिए आप जो कुछ भी चाहे कर सकते हैं। मैं तुम्हें नहीं रोक रहा। अगर किसी को अंदर जाना है तो आओ, चले आओ। तो फिर ठीक है, मैं जाऊंगा। तभी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आता है कि की के बिना एक आदमी ने अंदर प्रवेश किया है और इसलिए उसका अंदर आना निषिद्ध कर दिया गया है। तभी वहाँ पे एक आर्मर्ड सोल्जर आके उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। जिन्वू इधर उसके आर्मर का कॉलर पकड़कर उसे पीछे घसीट लेता है और फिर उसे उस जानलेवा वार से बचा लेता है। अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स है वो वैसे ही है। श्योर हो तुम्हें अंदर जाना है? मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी को यहाँ से जाना होगा और किसी को हंटर एसोसिएशन में खबर करना होगा कि यहाँ पे एक डबल डंजन आया है। यहाँ एक डबल डंजन आया है? जिन्वू उसके बाद अंदर जाता है और पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है।
अंदर हम देखते हैं नीली मशाले जलने लगते हैं एक एक करके। वही पत्थर के मूर्तियां, वही पत्थर के सैनिक हमें दिखाए जाते हैं, वही नियम और वही फरिश्ता जैसे दिखने वाला मूर्ति, और सामने चेयर पे वही गॉड बैठा हुआ था जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। ये वही जगह है जहाँ से सब चीजों की शुरुआत हुई थी। मैं यहाँ पर फिर से वापस आ गया, लेकिन फर्क ये है कि मैं उस समय कुछ और था और अब कुछ और हूँ, और अभी इस वक्त मैं इसे पूरी तरीके से महसूस कर सकता हूँ। ये जो मूर्तियाँ है ये ना ही कोई डीमन है और ना ही जिंदा जी। यहाँ पे कोई ऐसा है जो इन्हें पपेट्स की तरह इस्तेमाल करता है, और फिर जिन वो धीरे धीरे एक मूर्ति की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ पे बस एक ही चीज है जिससे मुझे मैजिकल एनर्जी का महसूस हो रहा है, तो असल में ये तुम ही थे। जिन वो एक मूर्ति के पास जाकर रुकता है और ये बात उससे कहता है, तो तुम अभी बस अपना मुंह बंद ही रखने वाले हो, हाँ? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसके बाद हम उस एंजल जैसे दिखने वाली मूर्ति को देखते हैं जो हाथ में नियम का पत्थर लेके खड़ा हुआ था, और उसके बाद ही वो मूर्ति क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है, तो तुमने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया। उसके बाद हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है, और वहाँ पे हम देखते हैं एयरपोर्ट पे बैरियर मास्टर आया हुआ था। वो हंसते हुए कैमरे की तरफ पोज दे रहे थे। सर एक बार इस तरफ, सर एक बार इस तरफ देखिए सर एक बार। यूरी और रोब, आपने गेट बंद करने के लिए क्या सोचा है? मैं इसे उसी तरह से बंद करने वाला हूँ जैसा मैं हमेशा काम करता हूँ। मैं गेट के चारों ओर एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बनाने वाला हूँ, और फिर मैं उसके अंदर मैजिक दे दूंगा और काम हो गया। और इसकी वजह से उस गेट से बाहर कोई भाग भी नहीं सकता। उसके बाद उनसे और एक रिपोर्टर सवाल करता है, सर आप ये कह रहे हैं कि आप अपने मैजिक से एस रैंक के गेट को ब्लॉक कर सकते हैं? सर क्या ये आप कैमरे की तरफ देखकर बता सकते हैं? जो सिटीजन्स आप पर भरोसा नहीं करते बस उनके लिए? अगर मैं बस बैरियर को मेंटेन करने के लिए अपना मैजिक इस्तेमाल करूँ तो ये काम इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन जैसा कि मेरा मैजिक है वो आसपास के सब कुछ को सोख लेता है और एनर्जी पैदा करके बैरियर को स्टेबल रखता है। अगर टोक्यो के आसपास कुछ मैजिक क्रिस्टल्स रख दिया जाए तो वो बैरियर अपने आप ही मैजिक सोख लेगा और फिर वो अपने आप ही स्टेबल हो जाएगा। आप इसे एक इंजन कार की तरह समझ सकते हैं। एक बार ये बैरियर बन जाए उसके बाद ये पूरी पावर को सोख ले, उसके बाद ये सबसे ज्यादा ताकतवर बैरियर बन जाएगा। और उसके बाद वो कैमरे की तरफ देखते हुए बताते हैं, मैं आप सभी को बचाऊंगा, तुम सभी बस ये याद रखना कि तुम्हें बचाया किसने है। मैं नहीं जानता कि यूरी और लोब एस रैंक गेट को रोकेगा कैसे, लेकिन मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा संभावना दिख रहा है कि वो हारने वाला है बहुत ही जल्द। और इन दिनों हंटर संगजिन वो क्या कर रहे हैं? वो सियोल में जितने भी गेट्स हैं उन सभी में काम कर रहे हैं। अभी अंजिन गिल्ड ने जितने भी सारे गेट्स में जाने की अनुमति ली है वो मार्क्ड है। सारे के सारे? कुछ जगह पे आपको व्हाइट टाइगर हंटर्स या फिर रैपर गिल्ड्स वो सब देखने को मिल जाएंगे, और हम समझौता भी शायद करेंगे। एक ऐसा छोटा सा गिल्ड जहाँ बस एक ही इंसान है और वो ऐसे बड़े गिल्ड्स के साथ लड़ेगा। उस बात पे शायद मैं हंस दूं। अंजिन गिल्ड के बारे में और कुछ नहीं कहेंगे? एक हफ्ते में आसपास के जितने भी सारे गेट्स हैं उन सभी को ले लेना। इत्तेफाक तो नहीं है। ठीक ही होगा अगर ये चल रहा है तो। हाँ सर, एक कॉल, मैं 1 मिनट के लिए बात करके आऊँ? कॉल उठा लो, वैसे भी अभी मेरा एक अपॉइंटमेंट है तो मुझे भी जाना होगा। हाँ सर, मैं हूँ चीफ ओजन चूल, कहिए। चीफ, हमें एक रिपोर्ट मिला है और आपको जाके वो देखना चाहिए। आपको याद है वो स्कूल जहाँ पे ऑक्स निकल के आए थे? हाँ याद है, लेकिन वहाँ पे फिर से क्या हो गया? देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा हुआ है, लेकिन स्कूल यार्ड में जो गेट वहाँ पे है वहाँ पे एक डबल डंजन देखा गया है। एक डबल डंजन? वो वहाँ पर अभी वहाँ पर हालात कैसे हैं? हंटर संगजिन वो डबल डंजन के अंदर गए हैं। वो मूर्ति धीरे धीरे कांपने लगता है और उसके बाद हम देखते हैं उसके 6 पंख निकल के आते हैं। उसके बाद वो हिलता है और वो नियम का पत्थर तोड़ देता है। तो आखिरकार तुम यहाँ पर पहुँच गए। वो टैबलेट तुमने बस वैसे ही तोड़ दिया? तो इसका मतलब वहाँ जो नियम लिखे हुए थे उनका शुरू से ही कोई मतलब नहीं था। उनका मतलब पहले था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन वो उस मूर्ति से सवाल करता है, क्या तुमने मुझे बुलाया था? हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। क्या तुम एक राक्षस हो? तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए, ये तो गलत सवाल है। उसके बाद वो मॉन्स्टर क्रीपी सा स्माइल देते हुए और ताली बजाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, बल्कि तुम्हें तो ये जरूर पूछना चाहिए कि आखिर तुम कौन हो। तो आखिरकार ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट होगा। अगर तुम टेस्ट के आखिर तक टिक गए तो मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा। वो है जो शक्तियाँ मैंने तुम्हें दी है। उसके बाद हम देखते हैं बाकी सारे मूर्ति सैनिक धीरे धीरे चलकर जिन्वू की तरफ आ रहे थे।
राइस। हम इससे काम नहीं कर सकते। उसके बाद वो मूर्ति चुटकी बजाता है और आखिरकार ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट जो है। उसके बाद जिन्वू को भी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिखा देता है कि ये आखिरी टेस्ट है, इसलिए वो शैडोज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं बस तुम्हारा ही टेस्ट लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे नौकरों की ताकत नहीं देखना चाहता। क्या? तो ये ऐसे आगे बढ़ने वाला है? किसे पता था? आखिर मैंने जितने हिडन कार्ड्स रखे थे वो सब यहाँ पे आके बेकार ही हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक मूर्ति जिन्वू पर हमला कर देता है और जिन्वू वहाँ से तेजी से हटने के लिए तैयार हो जाता है और वो दिमाग में सोच रहा था कि मैं अभी भी अपना इन्वेंटरी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो बस इसका ये मतलब है मैं उन्हें अपनी ताकत से ही हरा सकता हूँ। वो मूर्ति सैनिक अपने तलवार से जिन्वू पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्वू वहाँ पे एक ही हाथों से उसको पकड़ लेता है और फिर जिन्वू अपने दाहिने हाथों से उसको चॉप करके तोड़ देता है। तलवार का टूटा हुआ हिस्सा वो लेकर जोर से फेंक देता है एक मूर्ति की तरफ और वो टुकड़ा एक मूर्ति के दोनों आंखों के बीच में जाके लगता है। वो मूर्ति धड़ाम करके नीचे गिर जाता है और जिन्वू वहाँ से हट जाता है और एक मूर्ति जिन्वू की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो अपने कुल्हाड़ी को जोर से घुमाने लगता है और फिर जिन्वू को हम देखते हैं जो कि थोड़ा पीछे हटकर स्वैग से अपने दोनों हथियार निकाल लेता है। वो मूर्ति के हथियार के बीच से निकलता हुआ ऊपर छलांग मारता है और फिर हम देखते हैं वो मूर्ति के सर के ऊपर पहुंच जाता है। मूर्तियां उसे ऊपर से देख रहे थे, लेकिन उसके बाद ही जिन्वू लैंड करता है मूर्ति के सर पर और देता है उसको एक बार। पास से और एक मूर्ति जिन्वू पर हमला करने की कोशिश करता है और वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जिन्वू अपना हथियार घुमाता है जिससे कि उनके हथियार रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। हथियार ऊपर उठ के गोल गोल घूमने लगता है। जिन्वू नागी की तरह ऊपर जंप करता है और एक धड़ाम करके अपने पैर से हथियार पे किक कर देता है। उसमें इतना तेजी था कि एक मूर्ति का आधा सर ही उड़ जाता है। मुझे अब इस वक्त जिंदा रहना होगा। और फिर जिन्वू उस मूर्ति को भी धोबी पछाड़ दे देता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। इंसानी शरीर में तुम इतनी दूर तक पहुंच गए, तो आखिर ये बात सच है? वो मूर्ति हवा में उड़ते हुए कहता है, आखिरकार तुमने अच्छी तरक्की कर ली है। ये पहले के जैसा नहीं है। अभी मैं इनके सारे मूवमेंट्स को पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ। वो सभी ताकतवर है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। तुम सच में कमाल के हो। उसके बाद जिन्वू अपनी बाईं तरफ देखता है जहाँ पे हम देखते हैं वो बड़ा सा मूर्ति जो कि चेयर में बैठा हुआ था वो हिल रहा था और ऊपर उठता है। वो एक पैर मारता है तो पूरा जमीन टूट जाता है और उसके बाद हम उस मूर्ति को देखते हैं और उसके बाद बाकी सारे सैनिक मूर्तियों को। तो अभी तुम्हारा मुकाबला होने वाला है वर्कशिप गॉड से। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है। ये उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे बताया गया है कि जीजू आइलैंड से जो भी मैजिक कोर्स पाए गए हैं उनमें हमें हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन कैसे? हम हंटर संग जिन्वू को अपना एम्प्लॉय रखना चाहते हैं। ये चीज़ हमारे लिए भी शर्मनाक है कि वो हंटर एसोसिएशन का कोई भी हिस्सा नहीं है। अब मुझे ये पता है कि वो कितना जुड़ा हुआ है और कितना नहीं। हम वो चीज़ नहीं पूछ रहे जो आप उनसे पूछे हैं। हम बस उनसे बात करना चाहते हैं और नेगोशिएट करने का एक मौका चाहते हैं। उनका गिल्ड इसकी मदद से मोटी रकम छापने वाले हैं। गियो तो चले जाने के बाद उनके टीम में इस रेंगेट को संभालने के लिए और कोई नहीं बचा है और हंटर संग जिन्वू की पावर को सोचते हुए ये उतना बुरा भी नहीं है। और फिर वो पेपर को नीचे रखते हुए उस आदमी से कहता है, यहाँ पे बस हम दोनों रहेंगे और हम दोनों ही बात करेंगे। तुमको जापानीज आता है? मेरे पापा जापान में एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे। मैं बस तब जवान ही था। एसोसिएशन प्रेसिडेंट मात्सुमोतो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप छोटे मोटे तरकीबें इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छा होगा कि मैं इसे अभी बंद कर दूं। आप ये क्या बोल रहे हैं? कुछ बातें उठी है जहाँ पे ये है कि स्वॉर्ड गिल्ड कुछ कर रहा है, जैसे कि दूसरे टीमों से मेंबर्स को इकट्ठा करना और भी बहुत कुछ है। आपको ये सब कैसे पता चला? वो आदमी खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहता है, ये समझना काफी ज्यादा आसान था क्योंकि तुम सब ने जापान में दिए गए फंड्स को ठुकरा दिया और तुम सभी ने बस ये सोचा कि तुम सभी सरकार का सब्सिडी लोगे। लेकिन जैसा कि सभी पहले से जानते हैं, स्वॉर्ड गिल्ड जापान का हाथ और पैर है। हालांकि अभी वो एस रैंक गेट को कवर अप नहीं कर सकते क्योंकि गेतो जिंदा नहीं है। क्योंकि अभी तुम सभी कमजोर हो गए हो तो बाकी गिल्ड्स में लड़ाइयाँ चल रही है कि आखिर वो पोजीशन किसे मिलने वाला है। और इसी हालत में चीजें और भी बिगड़ गए हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? यही सब है ना? और अगर वो गेट बंद नहीं हुआ तो इसका दायित्व एसोसिएशन प्रेसिडेंट मात्सुमोतो, ये दायित्व आपके ऊपर आ जाएगा। आपके ख्यालात काफी बुरे हैं और पहले गियो तो रिप्रेजेंट करता था जापान को और अभी वो नहीं है, इसीलिए आप शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड का पूरा भार आप गियोतो के ऊपर डालना चाहते हैं और आप ये काम इन जैसे बेकार हरकतों से करना चाहते हैं। ये जापान का ब्लैक बॉक्स ट्रांसीवर ये गियोतो के टीम का ही है। क्या आपको क्या लगा ये सब चीजें मुझे पता नहीं चलेगा?
क्या इस वक्त मैजिक कोर्स के बारे में बात करना आपका ये सही था? क्या आपको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ के नागरिकों का क्या होगा? आप बस ये सोच रहे हैं कि सारा भार आपके ऊपर आ गया और आपको बस इससे छुटकारा चाहिए। और फिर वो अपने हाथों से रिसीवर को तोड़ देते हैं। वो अपने बाएं हाथों से टेबल को एक धक्का मारते हैं और वो भी पूरा टूट जाता है। वैसे मैं ज्यादा हैरान नहीं हूँ कि तुमने ये सब चीजें किया, क्योंकि एक आदमी के ऊपर पूरा एक देश था ना। क्या पूरा एशिया अभी क्राइसिस पे नहीं है? आपको हंटर संग जिन्वू को थैंक यू बोलना चाहिए था। और फिर वहाँ से सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम वहाँ पे टेम्पल पे जिन्वू का तांडव देखते हैं। जिन्वू मन ही मन सोच रहा था, ये मूर्ति आखिर खत्म क्यों नहीं होती। और फिर हम उस गॉड मूर्ति को देखते हैं जिसकी आंखें चमक रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो अब हमला करने वाला है, लेकिन वहाँ पर जिन्वू को वो समझने में थोड़ा देर हो जाता है। डॉज करने के लिए बहुत लेट हो चुका है, तो अब डोमिनेटर्स टच। जिन्वू वहाँ पे बाकी मूर्तियों के ऊपर डोमिनेटर्स टच का इस्तेमाल करता है। डोमिनेटर्स टच की वजह से वो मूर्तियाँ पास आ जाते हैं और जो गॉड मूर्ति था जिसके आंखों से लेजर लाइट निकल रहा था, उसका हमला बाकी सारे मूर्तियों के शरीर पे लग जाता है। जिन्वू उन मूर्तियों को अपने सामने लाता है और उन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। धीरे धीरे उनमें भी दरारें आती है और वो भी ब्लास्ट होने लगते हैं। हम देखते हैं सारे मूर्तियाँ टूट जाते हैं ब्लास्ट होके, लेकिन लेजर लाइट नहीं रुकता। जिन्वू उससे बचने के लिए पीछे हटता है। ये काफी ज्यादा खतरनाक है। मेरे इन हालातों में भी मैं अगर इसका एक बार भी सह लूं तो मैं मर जाऊंगा। और जिन्वू नीचे झुक के तेजी से स्लाइड करता हुआ पीछे हट जाता है। देखते हैं वो मूर्ति अजीबोगरीब तरीके से हंस रहा होता है। उस मूर्ति को वैसे हंसता देख जिन्वू मन ही मन सोचता है, जो भी हो जाए मुझे इसे पहले खत्म करना होगा। तेजी से जिन्वू इधर रफ्तार पकड़ लेता है और तेजी से उस मूर्ति की तरफ आगे बढ़ने लगता है। हम जिन्वू को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के करीब पहुंच गया था। वो मॉन्स्टर जिन्वू को अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश करता है और फिर जोर से अपना पैर जमीन पे मार देता है। वहाँ पे एक छोटा सा भूकंप आ जाता है और जमीन तहस महस हो जाता है। वो मूर्ति हंस रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने जिन्वू को कुचल दिया है, लेकिन तभी हम देखते हैं धुएं में से एक नीली रोशनी बाहर आ रही थी और वो मॉन्स्टर उस नीली रोशनी को देखकर अपनी आंखें वहाँ पर ही गरा के रखा। हम देखते हैं जिन्वू तेजी के साथ ऊपर छलांग मार के उस मूर्ति की तरफ जाने लगता है। उस मूर्ति की आंखों को देखकर ये लग रहा था कि वो फिर से लेजर शूट करने वाला है। एक और बीम का हमला। वो जितनी तेजी से इन मूर्तियों को कंट्रोल कर रहा है, अगर मैं उससे भी तेज जा पाया तो मुझे ऐसे जाना होगा ताकि मैं इस गॉड का एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ सकूं। हाँ, उसका आदेश। जिन्वू उस गॉड मूर्ति के कंधे की तरफ पहुंच गया था। जिन्वू हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और हम उस गॉड मूर्ति को भी देखते हैं जो कि लेजर शूट कर देता है। इसकी यह शक्तियाँ मैं थोड़ा ही सही लेकिन महसूस कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा ऊपर उठ चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं जिन्वू उसके कंधे पे पैर रख के वहाँ पे खड़ा हो जाता है एक पोज मार के। जिन्वू इधर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। 1000 कट्स। जिन्वू उस मूर्ति के चेहरे पर हमला कर देता है। मैंने इस वार से बाकियों को मार दिया था, लेकिन इस राजे पर बस इनके थोड़े ही खरोच आए हैं। अगर मैं इसे काट नहीं सकता तो तोड़ तो जरूर सकता हूँ। जिन्वू वहाँ से छलांग लगा के मूर्ति के चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है। मुझे बस उन दरारों को देखना है। उसके बाद जिन्वू एक दरार पकड़ के वहाँ पे झूलने लगता है और फिर वो अपने हाथों में पावर इकट्ठा कर लेता है। जिन्वू हमला करने के लिए तैयार था। वो अपना मुक्का उठाता है और तेजी से उस पर हमला कर देता है, जिससे मूर्ति का गाल पूरी तरीके से टूट जाता है। और शायद वो किंग मूर्ति भी ये देखकर हैरान था कि ये क्या हो गया भाई। उसके मुंह से तो पूरी तरीके से चीखें ही निकल जाती है। तो आखिरकार तुम मेरी सृष्टि पर ऐसे ही प्रतिघात करोगे। जिन्वू का हमला हम देखते हैं कि वो इतना जोरदार था कि मूर्ति डिसबैलेंस्ड हो जाता है। तो आखिरकार लेवल 103 का पावर यही है। जिन्वू इधर मन ही मन सोचने लगता है और उसके बाद वो अपना दाहिना हाथ और एक बार उठाता है और फिर उस पर हमला कर देता है। पहली बार तो उस किंग मूर्ति ने खुद को संभाल लिया था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस्ड हो जाता है और हम देखते हैं कि वो नीचे गिरने लगता है। उस मूर्ति के बाईं तरफ का हिस्सा काफी ज्यादा खराब लग रहा था। फिर वो मूर्ति धड़ाम करके नीचे गिर जाता है और वहाँ पे भूचाल आ जाता है। जिन्वू ऊपर से कूदकर नीचे लैंड करता है और उसे देखकर बाकी सारे मूर्तियां भी उस पर हमला कर देते हैं और बाकी सारे मूर्तियों के विरुद्ध जिन्वू ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी ताकत से वो मूर्तियां हिल नहीं पाती और जमीन से चिपक जाते हैं। उसके बाद और क्या, बाकी मूर्तियां भी हार जाते हैं। मुझे लगता है इस फाइट के दौरान मैं एक और लेवल पर पहुंच चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं वो मूर्ति ताली मारते हुए कहता है, शानदार, बढ़िया, कमाल कर दिया तुमने। तो अब अपना वादा निभाओ। जिन्वू की बात सुनकर वो मूर्ति हंसने लगता है और उसके बाद वो जिन्वू से कहता है, लेकिन टेस्ट तो अभी भी खत्म ही नहीं हुआ है। देखो, मैं अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। क्या मैं नहीं हूँ?
जिन्वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके नोटिफिकेशन पे एक इमरजेंसी क्वेस्ट का रिक्वेस्ट आता है। तो मैं हूँ तुम्हारा फाइनल टेस्ट, आखिरी चुनौती। और फिर हम नोटिफिकेशन बार को देखते हैं जहाँ पे लिखा हुआ था, अगर दिए गए 10 मिनट टाइम के अंदर तुमने अपने दुश्मन को नहीं हराया तो तुम्हारा दिल की धड़कन रुक जाएगा। आखिर तुम हो कौन? उधर हम टाइमर पे देखते हैं 2 सेकंड बीत जाता है। मैंने तुमसे कहा था इन सवालों का कोई मतलब नहीं बनता। और फिर हम उसे देखते हैं, उसके एक तरफ का हिस्सा टूट जाता है और उसके बाद वो कहता है, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, मैं कौन हूँ यही ना। आखिरकार मैं वही हूँ जिसने इस सिस्टम को बनाया। क्या मेरे जवाब से अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? उसके बाद हमें उस डबल डंजन का बाहर का एरिया दिखाया जाता है। अरे आप सभी को याद है ना वो स्कूल यार्ड वाला जगह? मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट इधर है। मैंने 7 एलिट हंटर्स को तो लाया है जो हंटर एसोसिएशन में अवेलेबल थे, लेकिन मुझे ये पता है कि वो हंटर संघ के लिए मददगार नहीं साबित होंगे। ये बस यहाँ पर इसलिए है जस्ट इन केस अगर कोई समस्या यहाँ पर हो गया तो। उसके बाद वो जब भी गेट के अंदर जाने की कोशिश करता है तभी उसे एक लाइफ एनर्जी महसूस होता है। चीफ सर, आखिर ये कैसे? तुम सभी को ये महसूस नहीं हो रहा क्या? आखिर ये ठंड जैसी मुझे क्या महसूस हो रहा है? एक भयानक जादुई तूफान। क्या यहाँ पर कोई बड़ा गिल्ड है जो रेड के लिए तैयारी कर रहा हो? जी हाँ सर, हंटर गिल्ड तैयारी कर रहे हैं। और बाकी दोनों एस रैंक हंटर्स का क्या? हंटर चोई जोंगिन और हंटर छा इन दोनों ही इस रेड में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हंटर गिल्ड में एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट डाल दो, हमें इसकी जरूरत पड़ सकता है। हंटर संग जिन्वो, आखिर अब है कौन? वो मॉन्स्टर अपने 6 पंखों के साथ ऊपर उड़ने लगता है और फिर ऊपर उड़ते हुए वो तेजी से जिन्वो के बगल में आ जाता है और फिर वो अपने तीनों हाथों से जिन्वो पर हमला कर देता है और जिन्वो उसे किसी तरह तो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसमें ताकत इतना ज्यादा था कि जिन्वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिससे कि वो अपने पैरों का बैलेंस खो देता है और उसके बाद वो मूर्ति उसे दूर फेंक देता है। जिन्वो वहाँ पे दीवार पे जाके लगता है और वहाँ पे तेजी से एक साउंड आता है। हमें दीवारें टूटने की आवाजें सुनाई देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमला काफी ज्यादा खतरनाक था। और उसके बाद वो मूर्ति फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्वो इस बार इसे डॉज कर लेता है। हमला तेजी से जिन्वो के चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है। तीनों हाथों से मारने के बाद उस मूर्ति को लगता है कि उसने जिन्वो को शायद मार ही दिया होगा, लेकिन हम देखते हैं जिन्वो उन हमलों को रोक लेता है। क्या बात है, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे और भी ज्यादा आगे निकल चुके हो। और फिर वो और एक हाथों से जिन्वो के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है, लेकिन इस बार जिन्वो भी हार ना मानते हुए अपने बाहिनी हाथों से उस पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे वो स्लाइड करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। किसने आखिर सोचा था इंसानों के विरुद्ध जब मैं लड़ाई करूंगा तो ये इतना ज्यादा मजेदार होगा। मैंने आजीवन बस ये सोचा कि इंसान नकारा होते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा ताकतवर नहीं होते और लड़ाई में भी फिसलते होते हैं, लेकिन ये मजेदार होता जा रहा है। जब तक मैं लेवल 101 में नहीं पहुंच गया तब तक इसने मुझे नहीं बुलाया। उसने शायद ये सोचा होगा कि इस तरह का अटैक करके वो मुझे हरा सकता है, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। आर्किटेक्ट, तुमने मेरे सवालों का अभी भी जवाब नहीं दिया है। आखिर तुमने ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों है, और बस मैं ही इस गेम का हिस्सेदार क्यों बना? आखिर इस दुनिया में हुआ ही क्या था? क्या तुम्हें इसका जवाब चाहिए? अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब तक तुम मुझे मार नहीं देते तब तक तुम्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। हाथों से किया वार वैसे भी नाकामयाबी होने वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं जिन्वो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करने लगता है। क्या तुम मुझ पर उतनी ही दूरी से हमला करने वाले हो? इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद हम देखते हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही इस्तेमाल करता है। जिन्वो ये देखकर चौंक जाता है कि वो भी उसी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब अगर मैं दूर से भी हमला करूं तो वो भी नाकामयाबी होगा। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर तुम मुझे मार दो या फिर ना मारो, तुम्हें जो जवाब मिलने वाला है वो पहले से ही तय है। और फिर वो एक पावर का इस्तेमाल करता है जिससे कि सारे हथियार उसके तरफ खींचे चले आते हैं। वो सभी हाथों में एक एक हथियार पकड़ लेता है। इसी वक्त से मैंने सब कुछ पहले से ही सोच कर रखा था। तुम सब कुछ पहले से कैसे बता सकते हो, और आखिर तुम मुझे इतना ताकत दे कैसे सकते हो? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं चुना था, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। मैं तो बस एक डिजाइनर हूँ,
प्लेयर्स के लेवलिंग सिस्टम के। मेरा तरीका हमेशा सटीक होता है। मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है और अभी मुझे सीधा हमला करना ही पड़ेगा। तो फिर चलो, जितना भी समय बचा है हम उस समय में ही लड़ाई कर लेते हैं। वो फिर से अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके ऊपर उठ जाता है और फिर वो एकदम से नीचे आके अपने हथियारों से हमला करने लगता है। जिन्वो इधर हमले से बचते हुए दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर रुकता नहीं है। अपने 6 हाथों से वो लगातार हमला करते जा रहा था। ऐसा कैसे है? मेरे सेंसेस और भी सटीक हो गए हैं। मैं ये कर सकता हूँ। स्वॉर्ड स्पीयर्स क्लब, एक्सहेमा, मैं उन सभी चीजों को महसूस कर सकता हूँ। उसके हिलने का तरीका, सब कुछ। जिन्वो उसके किए गए हथियार के हमलों को इजीली डॉज कर रहा था। हाँ, और उन सब चीजों पर उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये कर कैसे रहा था। वो मेरे हमलों को रोक रहा है और उनसे बच भी रहा है, और वो भी उसके खुद के पावर से। और अभी तो ये काफी ज्यादा तेज भी हो चुका है। हम जिन्वो की रफ्तार को देख पाते हैं, जो कि वो बिल्कुल परछाई बन चुका था। जिन्वो वहाँ पर बहुत ही तेजी दिखा रहा था, जिसे देखकर मूर्ति भी हैरान हो चुका था और वो बिल्कुल भी हमला नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं उस मूर्ति का दाहिना हाथ उड़ जाता है। वो मेरी मुश्किलों को और बढ़ा रहा है, जबकि ये मेरा असली शरीर भी नहीं है। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हें आखिर चुना क्यों गया है। ये बस थोड़ा ही दूर है, लेकिन वो उसके काफी ज्यादा नजदीक भी है। उसके बाद हम देखते हैं जिन्वो हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तुम बस एक इंसान हो, आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? जिन्वो को आगे बढ़ते हुए देखकर वो पागल हो जाता है। जिन्वो ने पहले ही अचानक से तेजी पकड़ ली, उसके बाद उसका हाथ भी उड़ा दिया। उसका ये असली शरीर ना होते हुए भी उसे काफी ज्यादा दिक्कतें आ रहा था। और सबसे बड़ी बात, जिन्वो असल में एक इंसान था, और एक इंसान इस तरह से उसका ये हाल कर रहा था, ये उसे मंजूर नहीं था। हम देखते हैं जिन्वो के पास भी समय काफी ज्यादा कम था, और वो मॉन्स्टर भी अपने जादू के मदद से अपने पपेट्स मूर्तियों को उठा रहा था। हम देखते हैं जिन्वो उसे हराने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे उसका समय भी कम होता जा रहा था। वो गॉड मूर्ति के साथ बाकी सारे मूर्ति सैनिक भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब भी वो मूर्ति खड़ा होता है, जिन्वो उसके पेट के पास जाता है। वो एक और छलांग लगाता है और जमीन में रूलर्स ऑथोरिटी स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसके प्रभाव से सारे मूर्तियां उस जगह से दूर जाकर गिरते हैं। हम समय देखते हैं, जिन्वो के पास 3 मिनट 15 सेकंड बचा हुआ था। जिन्वो जहाँ से भाग रहा था, हम देखते हैं वो गॉड मूर्ति वहाँ पे अपने हाथों से एक मुक्का मार के जमीन तोड़ देता है, और हम जिन्वो को देखते हैं जो कि आसानी से उस हमले से बच के आगे बढ़ने लगता है। वो सभी हमलों को इजीली नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ने लगता है। जिन्वो साउंड की गति से भी तेज बन जाता है। कुछ ही सेकंड में वो उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और उसके बाकी दोनों दाहिने हाथों को काट देता है। वो मॉन्स्टर अपने बाएं हाथ से जिन्वो के ऊपर हमला करता है, लेकिन जिन्वो पीछे हट के उसे डॉज तो कर लेता है, लेकिन पीछे वो पपेट मूर्ति के शील्ड से जाके टकरा जाता है, जिससे उसे थोड़ा तकलीफ तो हो ही जाता है। उस मूर्ति को देखकर जिन्वो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे पुरानी बातें याद आने लगता है। यह मूर्ति उस समय हम देखते हैं जिन्वो ऊपर छलांग लगाता है और अपने दाहिनी कोहनी से उस मूर्ति का सर फोड़ देता है, जिसे देखने के बाद वो मॉन्स्टर भी जोर से चीखने लगता है। जिन्वो के पास 2 मिनट 21 सेकंड बचा हुआ था और वहाँ पे ही जिन्वो उसके और दोनों हाथों को काट देता है। जिन्वो उसे इतनी तेजी से नीचे पटकता है कि वहाँ पे धड़ाम करके एक आवाज आता है। वहाँ का जमीन पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, और वहाँ पर ही हम देखते हैं जिन्वो के पास 2 मिनट 13 सेकंड था और मॉन्स्टर का धड़ जिन्वो के तलवार के नीचे था। मैं आ गया, टेस्ट भी खत्म होता है। जिन्वो इधर 2 मिनट 11 सेकंड टाइम से उससे जीत जाता है। जवाब तुम्हारे अंदर ही है। मेरे अंदर? तभी हम देखते हैं जिन्वो के सामने और एक नोटिफिकेशन आता है। मैं तुम्हें तुम्हारा पसंद देता हूँ, डाटा जो कि मेरे दिमाग में स्टोर्ड है। जिन्वो उधर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। वो सोच में था कि उसे अभी क्या करना चाहिए या क्या नहीं, लेकिन उसके बाद ही वो खुद को जानने से नहीं रोक पाता है, और उसके बाद हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद ही डाटा रिसीव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता है, और हम वहाँ पर देखते हैं एक लाइटनिंग चमक उठता है। वो लाइटनिंग और भी ज्यादा तेज हो जाता है और अपने अंदर जिन्वो को समा लेता है। उसके बाद हम यादों के गहराइयों में जाते हैं। हम वहाँ पे एक और नई दुनिया को देखते हैं। हम वहाँ पे जिन्वो के ऑरा को देखते हैं, जो कि आसमान में तैर रहा था। आसमान बैंगनी कलर का था। नीचे जमीन पे हम मॉन्स्टर्स को देखते हैं, और वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मची हुई थी। जिन्वो इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ देखकर तो वो खुद भी हैरान हो चुका था। अरे बाप रे,
यहाँ तो कई सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद ही हम सभी मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ कुछ चीजों को देखकर वहां स्थिर खड़े थे। आखिर वो सभी ऊपर क्या देख रहे हैं? जिन्वो भी ऊपर देखने के बाद वो खुद भी हैरान हो जाता है। हम आसमान में देखते हैं जो कि काले घने बादलों से घिर गए थे और वही आसमान में हम बादलों के बीच 5-6 घेरों को भी देख पाते हैं। पर्पल स्काई और अनगिनत मॉन्स्टर्स। ये जगह पृथ्वी तो नहीं है। हम वहाँ पे कई तरीके के मॉन्स्टर्स को देख पाते हैं जो कि एक साथ इकट्ठा थे। वहाँ पे हम आइस एल्प्स, हाई ऑक्स, गॉब्लिन और जायंट्स को देख पाते हैं। जिन्वो इधर उन सभी को देखकर मन ही मन सोचने लगता है, अगर ये सभी एक बार में ही गेट से बाहर आ गए तो धरती में कोई भी इंसान 1 सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं बच सकता। पूरे के पूरे मनुष्य जाति का विनाश हो जाएगा, जब तक कि वो बस इंसानों से ना मिल ले तब तक के लिए। हम आसमान में मौजूद उन सफेद घेरों को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके कांच की तरह टूटने लगता है। वो पूरी तरीके से टूट जाता है और वहाँ पे से सफेद रोशनी निकलने लगती है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? वहाँ पे हम बड़े बड़े सफेद पंखों को देख पाते हैं जो कि आसमान में उड़ रहे थे। मैं जल्द जान जाऊंगा ना कि ये सब क्या चीजें हैं। आसमान से हम लाखों की तादाद में फरिश्तों को नीचे आते हुए देखते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी गॉड सोल्जर्स थे, भगवान इंद्र के। वहाँ पे युद्ध की घोषणा होती है और वहाँ पे हम देखते हैं एक सोल्जर शंखध्वनि दे रहा था। युद्ध का प्रारंभ। सभी मॉन्स्टर्स ने अपनी ताकतों को इकट्ठा कर लिया है इन सिल्वर सोल्जर्स के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए। हम देखते हैं उन 2 दलों में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। 2 दलों के हथियारों के टकराने की आवाज और उनके ऐसे आर्मर्स का टूट जाना, उन सभी की आवाज काफी ज्यादा डरावने है। विजय की जयध्वनि अब चिल्लाने और दर्द से भर चुके हैं। जमीन पूरी तरीके से खून से लाल हो चुका है। सिल्वर सोल्जर्स काफी ज्यादा ताकतवर है। पहले देखकर ये लग रहा था कि ये काफी खतरनाक हो सकता है। हम देखते हैं वहाँ पर सिल्वर सोल्जर्स जा रहे थे और मॉन्स्टर्स वहाँ पे पूरी तरीके से ध्वंस हो चुके थे। सभी सिल्वर सोल्जर्स एक एक करके अब रुक रहे हैं। तभी हम वहाँ पे ब्लैक और वायलेट कलर का मिस्ट देखते हैं। देखकर सभी को बस यही लग रहा था कि अब कुछ होने वाला है। हम देखते हैं वहाँ से धीरे धीरे अतिकाय और विशाल चीजें बाहर आ रहे हैं। ये तो जिन्वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। ये तो मोनार्क्स टेरिटरी है और तो और शैडो एक्सट्रैक्शन। हम देखते हैं वो पूरी की पूरी जगह शैडोज से भर जाते हैं। पहले जितने मॉन्स्टर्स थे अब उतने तादाद में शैडोज मौजूद है। इसका मतलब वो असल में शैडो मोनार्क है। और वहीं पर हम घोड़े में बैठा एक सोल्जर को देखते हैं जो कि अपने वसन उत्तरीय से फ्लेम छोड़ रहा था। इमॉर्टल, द इमॉर्टल आर्मी। इन सभी मॉन्स्टर्स का मौत ही इनका पराजय नहीं है और उन सभी का खून अब काला बन चुका है एक नई शक्ति को जन्म देने के लिए। इनकी तादाद तो अनगिनत है। मैं तो इतना कर ही नहीं सकता। हम देखते हैं सभी मॉन्स्टर्स मरकर भी जिंदा हो जाते हैं और उसके बाद वो सभी सिल्वर सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। पहले के मुकाबले मॉन्स्टर्स कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके थे और हम देखते हैं वो काफी जल्दी रीजेनरेट भी कर रहे थे। सिल्वर और ब्लैक आर्मी पूरी तरीके से उस जमीन को भर चुके थे। जहाँ कहीं भी देखो सब जगह लड़ाई, एक भी जगह खाली भी नहीं था। और वही हम देखते हैं सिल्वर सोल्जर्स अब नाकामयाब हो रहे थे। वो सभी एक एक करके धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे थे और उन सभी के बीच में से हम एक झंडा देखते हैं जो कि ऊपर लहरा रहा था। ये युद्ध पूरी तरीके से एक तरफा था, जहाँ पे हम देखते हैं मॉन्स्टर्स पहले सुसाइड करते हैं, उसके बाद पुनर्जीवित होने के बाद यानी कि शैडोज बनने के बाद वो उन सभी को खत्म कर देते हैं। और वहाँ पे खड़ा बस एक शख्स के कारण ये पूरा युद्ध उनके पक्ष में आ चुका था। शैडो मोनार्क अकेले आगे बढ़ते हुए सभी सिल्वर सोल्जर्स को बस एक ही झटके में खत्म कर रहा था। हम देखते हैं शैडो मोनार्क का घोड़ा भी ऊपर छलांग मारता है और वो भी नहीं थमता है। अपने मुंह से वो ब्लास्ट कर देता है वहाँ पर, जिसके चलते वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और सभी वहाँ से दूर जाकर गिरते हैं। और उस धमाके से मोनार्क खुद स्वैग दिखा के बाहर आता है। द रूलर्स ऑथोरिटी। शैडो सोल्जर्स रुकते नहीं है, वो लड़ाई चलाते जाते हैं जब तक कि सभी सिल्वर सोल्जर्स मर नहीं जाते या तो वहाँ से भाग नहीं जाते। और हम देखते हैं मोनार्क जहाँ से भी जा रहा था वहाँ पर बस खून ही खून था। सभी सिल्वर सोल्जर्स को वो बस एक ही बार में परास्त कर रहा था। वो बस अपने साथी राक्षसों को ही देख पा रहा था और उनके शैडोज की जीत को देख पा रहा था, जब तक कि वो नहीं आ गया। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम टेम्पल के बाहर का एरिया देखते हैं। आप इस बारे में यकीन से तो कह सकते हैं ना, ये मैजिक पावर पूरी तरीके से अलग है। तुमने कहा हंटर संजन वो वही अंदर है? हाँ, मुझे यकीन है।
हंटर छा वहाँ पर खड़ी हुई मन ही मन सोचती है, ये ताकत हंटर संग जिन्वू का हो ही नहीं सकता। तो आखिर दुनिया में ऐसा कौन है? ये एक डबल डंजन है, तो मुझे देखना है कि अफवाह सही है या फिर गलत। हंटर संग जिन्वू ऐसे एक इंसान है जिन्होंने डबल डंजन को क्लियर नहीं किया था। चीफ ओचुल, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है। मैं ही बस वो अकेला था जिसने डबल डंजन में किसी भी मॉन्स्टर्स को नहीं मारे थे। तो फिर आखिर वो यहाँ पर वापस ही क्यों आया? वो बस यूं ही तो यहाँ पर वापस नहीं आया ना। हम देखते हैं बाकी सभी गेट को खोल लेते हैं। क्या ये सब क्या है? इस जगह पे आखिर हुआ ही क्या था? अंदर की हालत को देखकर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। ये सच में वही जगह है ना? इसका मतलब यही वो पत्थर की मूर्तियां हैं जिनके बारे में कहा गया था। ये सच में यहाँ पर है। आखिर ये क्या है? मुझे याद नहीं कि मैंने किसी और इंसानों को बुलाया था। फिर से और एक बाहर का मुसीबत आ गया। इस मॉन्स्टर ने बात किया। मैं वो अकेला नहीं ना जिसने सुना कि इसने बात किया। ये मॉन्स्टर इंसानों की भाषा समझ सकता है? सभी तो पहले उस मॉन्स्टर को बात करते हुए देख चौंक गए थे। मैं तुम सभी को राजा का नींद खराब करने नहीं दे सकता। राजा? उसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ था। जिन्वू वहाँ पे बिल्कुल शांत और चुपचाप खड़ा हुआ था। एक ए रैंक का हंटर संग जिन्वू को देखने के बाद कहता है, हंटर संग जिन्वू, आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी उन पर हथियार से एक वार किया जाता है। हम तभी वहाँ पे देखते हैं 3 ए रैंक हंटर का सिर धड़ से अलग हो जाता है, जिसे देखने के बाद हंटर छा पूरी तरीके से चौंक जाती है। वो खुद इस रैंक हंटर होने के बावजूद उसके तेजी को पकड़ नहीं पाती है, जिसके चलते उनके तीनों साथी मारे जाते हैं। उसके बाद वह मॉन्स्टर उन सभी से कहता है, ताकतवर इंसानों, तुम सभी मेरे राजा के लिए एक वेद समान ही हो। उनके सामने तुम सभी का कोई हैसियत नहीं। तो दोस्तों आज का ये एक्सप्लेनेशन बस यही तक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मुझे कमेंट करके आप सभी जरूर बताना कि आप सभी को एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। याद रखिएगा आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब जरूर से, एंड दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जिन्हें मानवा पसंद नहीं है उन्हें भी पसंद आना शुरू हो जाएगा। आप सभी से मैं जल्द मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय एंड सायोनारा।